हाँ, तो आज हम लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है तरल संयोजी ऊतक। अंग्रेजी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ऊतक जो है, इसके दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है, टाइप्स है, प्रकार चालू हो गया। एक है रक्त और दूसरा है लसिका। रक्त यानी ब्लड और दूसरा है लसिका। ये दो तरल संयोजी ऊतक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि तरल संयोजी ऊतक के प्रकार लिखिए, तो दो ही लिखना है, रक्त और लसिका, ब्लड और लिम्फ, दो होता है। अब हमको सबसे पहले जो है रक्त के बारे में पढ़ना है कि रक्त के पूरे सब घटक के बारे में पढ़ना। देखिए हम यहाँ पूरा क्लास किए। रक्त के दो घटक कंपोनेंट्स, एक हुआ तरल घटक, तरल घटक तरल घटक को हम कहेंगे प्लाज्मा। रक्त के ठोस घटक, ये है ठोस घटक, सॉलिड कंपोनेंट, तो जिसको हम कहेंगे रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। अब जो है तरल घटक हो गया। और रक्त के ठोस घटक में रक्त कोशिका आता है। इसको तीन प्रकार है, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा है बिंबाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। अब इन सबों के अलग अलग नाम भी हैं। रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड कॉर्पुसल्स भी कहते हैं। रक्त लाल रक्त कणिकाएं बोलेंगे तो रेड ब्लड कॉर्पुसल्स लिखाएगा। और इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है और बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए ल्यूकोसाइट के जो है प्रकार दो है, एक है ग्रैनुलोसाइट है, दूसरा है एग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल आता है। इसमें लोब लाइक जो है न्यूक्लियस होता है, लेकिन एग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है, जो उधर डायग्राम में। हाँ, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको जानना है कि रक्त के दो घटक हैं, तरल घटक और ठोस घटक। तरल घटक को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या है? सबसे पहले हमको प्लाज्मा के बारे में जानना है। प्लाज्मा जो ये हम पढ़ रहे हैं, तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का भाग भी है। तो तरल घटक में प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा जो होता है वो हल्का पीला पारदर्शी ये रचना होता है। और इसमें जो है आपको जितना ब्लड है उसका 55 से 60% होता है आपका प्लाज्मा का भाग। द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड इज अबाउट 55 to 60%। तो प्लाज्मा रक्त के जो भाग है, तरल भाग, वो करीब 55 से 60% होता है। और इसमें प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। जल की मात्रा जो है इसमें होती है 90 से 92% होता है। The percentage of water in plasma is about 90 to 92%। तो इसमें 90 से 92% जल होता है। अब आपको जानना है कि प्लाज्मा में क्या क्या घुला हुआ है। प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ दोनों घुले हुए होते हैं। प्लाज्मा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए होते हैं। और बहुत सारे जो है पचा हुआ भोज्य पदार्थ जो है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स होता है,
प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं। मिनरल में साल्ट आएगा, तो सोडियम क्लोराइड जैसे है, तो ये भी प्लाज्मा में होता है। इसीलिए आप जब कभी कटता है तो ब्लड को चख के देखिए, नमकीन लगेगा। तो नमकीन क्यों लग रहा? क्योंकि उसमें साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। इसीलिए ब्लड का जो वो साल्टी होता है, थोड़ा pH मान 7.4 होता है, तो याद रखना। तो ब्लड में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हमने कहा कि घुले होते हैं प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में। साथ में बहुत सारे जो है और भी अवयव जो है भी उसमें मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स होता है और साल्ट होते हैं, ये सभी उसके अंदर जो है मौजूद होते हैं। तो प्लाज्मा का क्या कार्य है? हमारे ब्लड में प्लाज्मा यदि नहीं होता तो रक्त जो है तरल नहीं होता। रक्त का तरल होने का कारण है प्लाज्मा की उपस्थिति। प्लाज्मा के चलते ही रक्त जो है वो तरल होता है। प्लाज्मा को हटा दीजिए, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, अभी बचेगा ही नहीं, कोई जीव बचेगा ही नहीं। इस चित्र में ब्लड है, प्लाज्मा के चलते रक्त जो है तरल होता है। और तरल होने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो प्लाज्मा में बहुत सारे चीज जो घुले हुए हैं न्यूट्रिएंट्स, वो एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाए जाते हैं। तो हम जो है इस चीज को जान गए हैं कि उसमें बहुत सारे अवयव जो घुले हुए हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसों के आदान प्रदान में भी मदद करता है। क्योंकि उसी प्लाज्मा में आपको आरबीसी जो है होता है। हमको आरबीसी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के बचे हुए पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। साथ में यदि टिश्यू इंजर्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वहां पर जो है प्लाज्मा पहुंच करके ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। क्योंकि ब्लड में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है, जो ब्लड प्रोटीन में मदद करता है। तो हम लोग प्लाज्मा के विषय में जान गए, प्लाज्मा के बारे में हम जान गए हैं। आप जानना है रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। रक्त कोशिका बोलेंगे तो हम कहेंगे कि 3 तरह की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और विवर्ण। यदि रक्त कणिकाएं बोलेंगे तो हम इसको ब्लड सेल नहीं, ब्लड कार्पुसल्स कहेंगे। यदि हम कहेंगे रक्त कोशिकाएं तो ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं तो ब्लड कार्पुसल्स। रक्त कणिकाएं बोलेंगे, रक्त कणिकाएं। तो हम रक्त कणिकाएं कहेंगे तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे ब्लड कार्पुसल्स। समझ गए? अब ब्लड कार्पुसल्स यदि कहेंगे तो यहां हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, यहां पर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। तो हम बोलेंगे RBCS। समझे? लाल रक्त कोशिकाएं है ना, तो उसकी जगह पर क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। तब हो जाएगा रेड ब्लड कार्पुसल्स। कुछ भी नहीं है, रेड ब्लड कार्पुसल्स बोलेंगे। अब शॉर्ट में लिखना होगा तो RBCS ऐसे लिखेंगे। ये रेड ब्लड कार्पुसल्स हो गया, इसी को कहेंगे। सिर्फ नाम बोलने में अंतर है वही चीज। उसी तरह से श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। आप यदि श्वेत रक्त कणिकाएं बोलेंगे तो हो जाएगा व्हाइट ब्लड कार्पुसल्स, WBCS। और भी मान तो भी मान रहे, उसमें कुछ नहीं करना है। इसका अलग जो है एक्स्ट्रा नाम है, वो याद रखना है। अब हमको आपको सबसे पहले बताना है आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या है? आरबीसी जो होता है द्विअवतल होता है। ब्लड में जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका,
रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पोरेशन दोनों एक ही चीज, लेकिन इसकी जो आकृति होती है वो बाइकनकेव होता है, दोनों ओर धंसा रहेगा अंदर में, अंदर की और किनारा उसका खुला रहेगा, दोनों तरफ से धंसा हुआ रहेगा, दोनों तरफ से धंसा हुआ रहेगा, उसका कोर दोनों तरफ खुला रहेगा, तो उसको हम कहेंगे बाइकनकेव। तो बाइकनकेव होता है आरबीसी। अब रह गई बात इसकी संख्या की। संख्या में सबसे ज्यादा होता है आरबीसी ब्लड में। एक घन मिलीलीटर ब्लड में जो है लगभग 45 से 50 लाख यानी 5 मिलियन लगभग जो है आरबीसी होता है। एक बूंद ब्लड मान लीजिए ना, एक बूंद ब्लड, 1 ml ब्लड हो, उसमें 45 से 50 लाख आरबीसी। बोलने में हम बोल रहे हैं तो देखना जो है, यदि कोई चाहेगा तो माइक्रोस्कोप में देख सकता है, गिनती हो नहीं सकती है। एक बूंद ब्लड समझ लीजिए, उसमें करीब जो है 45 से 50 लाख आरबीसी होता है। आरबीसी की संख्या ब्लड में सबसे ज्यादा होती है। और ये आरबीसी जो होता है, इसका दूसरा नाम हम बताए हैं कि एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट भी दूसरा नाम है इसका। और ये जो है बाइकनकेव होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मनुष्य के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। मेढक की आरबीसी होगा तो उसमें न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन मनुष्य के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी डीन्यूक्लिएटेड होता है। मनुष्य के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, और उसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। समझ गए कि नहीं? ब्लड में के आरबीसी में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हम लोग जो इसी को जान गए। इसका साइज जो होता है 7.5 माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज आरबीसी का। आरबीसी का जो साइज है वो 7.5 माइक्रोमीटर, ऐसे लिखे, माइक्रोमीटर होता है साइज किसका? आरबीसी का। आरबीसी का साइज है 7.5 माइक्रोमीटर। माइक्रन है वो, ये माइक्रन शब्द है, तो 7.5 माइक्रोमीटर है, एक बिंदु जैसा हो गया है। हाँ, तो माइक्रोमीटर होता है। और इसमें न्यूक्लियस ये सब और जो भी ऑर्गेनिल है उसमें नहीं होता। आरबीसी में और जो ऑर्गेनिल्स होता है वो सभी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो उसमें अधिकतर ऑर्गेनिल जो होता है, नो सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिल नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता है, लेकिन उसमें जो है आपको हीमोग्लोबिन होता है, हमने पहले बताया है, उसी के चलते रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो होता है 100 से 120 दिन। याद रखना है, लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ स्पान माने जीवन आयु, आरबीसी कितना दिन जिंदा रहेगा? 100 से 120 दिन, 100 to 120 डेज। आरबीसी एक बार बनता, आरबीसी क्या बनता है? आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में, हड्डियों के अंदर जो सुराख है उसके अंदर बनता है आरबीसी। अब आरबीसी जो सेल है बनने के बाद वो मरता भी है सेल, और
जब मरेगा तो लगभग 100 से 120 दिन में जनरली मरता। कभी कभी रेयर केस में पहले भी मर जाता है किसी कारण से, लेकिन ऐसे आरबीसी की जो आयु है, जीवन आयु, वो होता है 100 से 120 दिन होता है। तो हम लोग जो है आरबीसी के बारे में जान गए हैं कि 100 से 120 दिन जो होता है इसका लाइफ स्पान होता है, और इसका जो कार्य है आरबीसी का, चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, इसीलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेता है। आरबीसी टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गया कि नहीं? चूंकि उसके आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से जो है टिश्यू में सेल तक ले जाता है, अब टिश्यू से फिर जो है एल्वियोलाई तक लाता है CO2 को, यानी ये गैसियस एक्सचेंज में भाग लेता है। द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीसी इज टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस के आदान प्रदान में भाग लेता है। तो हम लोग जो है आरबीसी के बारे में जान गए हैं। अब जो है इसमें एक चीज और बताना भूल गए, इसमें जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन तो होता है, साथ में उसके अंदर जो है फेरस आयन, Fe आयन होता है। ब्लड का जो मुख्य जो धातु तत्व है वो क्या है? आयरन। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य धातु तत्व मैग्नीशियम होता है, याद रखना, समझे कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट का मुख्य धातु तत्व मैग्नीशियम होता है, और आरबीसी का मुख्य धातु तत्व जो होता है वो लोहा होता है, आयरन होता है, जो फेरस आयन के रूप में Fe2+ के रूप में होता है। तो हम लोग जो है आरबीसी के बारे में जान गए। अब दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स या इसको हम कहेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, या इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी क्या? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का जो साइज है वो बड़ा होता है, आरबीसी से बहुत बड़ा होता है। और ये जो है डब्ल्यूबीसी, ये जो है डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वह आपको ब्लड में 1 घन मिलीलीटर में 1 क्यूबिक ml ऑफ ब्लड में जो है 5000 से 6000 तक होता है। 5000 से 6000 या 6 से 8000 कहिए, 5 नहीं, 6 से 8000 तक जो होता है 1 ml ब्लड में करीब होता है। और इसका साइज होता है 8 से 15 माइक्रोमीटर। इसका साइज है 8 से 15 माइक्रोमीटर, यानी आरबीसी से साइज बड़ा हो गया कि नहीं? आरबीसी से साइज बड़ा हो गया। अब कहता है, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक जो है ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उसके आधार पर जो है उसके 2 ग्रुप में बांटा गया है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं डब्ल्यूबीसी में। तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक है जब ग्रेन्यूल रहेगा साइटोप्लाज्म में तो ग्रेनुलोसाइट, ये कणिकाएं होता है, यानी कणिका रहेगा साइटोप्लाज्म में डब्ल्यूबीसी के तो उसको ग्रेनुलोसाइट, अब कणिका नहीं रहेगा तो ए ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। अब ग्रेनुलोसाइट में जो है 3 गो प्रकार है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल होता है। तो ये जो है इसके जो न्यूक्लियस जो होता है वह जो है लोब लाइक होता है। न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल जो होता है ये लोब लाइक जो है रचना होता है। देखिए ये न्यूक्लियस है, लोब लाइक है, लोब न्यूक्लियस।
ये भी लोब न्यूक्लियस है, ये भी लोब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है लोब लाइक होता है, अनेक लोब में बटा होता है जनरली। कौन? ये होता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। ये तीनों होते हैं। और ये जो होते हैं आपको ज्यादातर ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। ये जो है सूक्ष्म जीवों को जो ब्लड में आया हुआ होता है उसको ये खा जाता है। न्यूट्रोफिल ये जो है और यूसिनोफिल। तो ये बेसोफिल ये तीनों जो है प्रोटेक्टिव नेचर का होता है हमारे ब्लड के लिए। और दूसरा होता है एक ग्रेनुलोसाइट। इसके अंतर्गत 2 तरह के सेल आते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, 2 होता है। तो ये जो होता है इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके साइटोप्लाज्म में बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इसके जो है बड़े आकार के होते हैं साइटोप्लाज्म में, ये याद रखना है। एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट के में क्या अंतर है? एक अंतर ये भी लिखा है कि इसमें जो है लोब लाइक होता है न्यूक्लियस, इसमें जो है स्फेक्टर होता है और बड़े आकार का जो है न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म में। तो स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, लार्ज साइज होता है। ये चीज को याद रखना है एक ग्रेनुलोसाइट में। अब ये जो है आपको ये दोनों ही जो है लिम्फोसाइट जो होता है ये ऐसी कोशिका होती है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी ऐसी रचना है जो शरीर में आए हुए यदि रोगाणु आ जाए, सूक्ष्म जीव या वायरस बैक्टीरिया, तो उसको ये क्या करता है शरीर में एक एंटीबॉडी उत्पन्न कर देगा और वहां पहुंच करके उसको उससे लड़ेगा, उसको मारेगा, मारने का प्रयास करेगा। तो वो होता है नेचर होता है लिम्फोसाइट का। उसी तरह से मोनोसाइट भी उसी तरह से प्रोटेक्टिव नेचर का ये भी होता है। तो हम लोग जो है जान गए ये सभी जो है फैगोसाइटिक नेचर का, ये भी फैगोसाइटिक नेचर का होता है लिम्फोसाइट, ये प्रोटेक्टिव नेचर का भी होता है। तो हम लोग जान गए हैं WBC के बारे में। 600 RBC पर एक WBC बैठता है, यानी एक WBC रहेगा तो 600 RBC होता है। आप यदि हम कहेंगे RBC और WBC का ऐसे लिख सकते हैं 600:1, यानी RBC है, ये हो गया WBC। कोई कहेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ RBC एंड WBC? हम लिखेंगे 600:1, 600:1 होता, यानी ये वो WBC रहेगा तो उसके जगह पर 600 RBC होता। तो हम लोग जान गए हैं इस चीज को कि WBC का क्या जो है प्रकार है, क्या फंक्शन है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, नो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन WBC, सो इट्स कलर इज जनरली व्हाइट। तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए इसका रंग जो है उजला होता है। तो हम लोग जो है जान गए इसको, इसीलिए ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। साइज भी बता दिए हैं। अब आपको जानना है तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होगा? विमाणु जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट क्या है? विमाणु जो होता है हमारे शरीर के अंदर, विमाणु की जो संख्या है वह 1 ml ब्लड में, 1 घन मिलीलीटर ब्लड में जो है आपको 2 से 3 लाख,
2.5 लाख जनरली आप मान सकते हैं कि इसकी संख्या जो होती है वो 2 से 3 लाख होती है, और इसका साइज होता है 2 से 3 माइक्रोमीटर। इसका साइज है 2 से 3 माइक्रोमीटर। प्लेटलेट्स का साइज है, यानी इसका साइज जो है क्या है, कम ही होता है, छोटा होता है प्लेटलेट्स का साइज, और संख्या जो होती है वो आरबीसी से कम और डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी में हमने कहा था कि इसमें जो है संख्या होती है आपको 800 से 600 से 800 के लिए, 600 से 800 संख्या होती है डब्ल्यूबीसी का 1 ml ब्लड में। और इसमें जो होता है वो आपकी इसकी संख्या जो होती है, हमने कहा करीब 2 से 3 लाख होता है 1 ml ब्लड में, और उसका साइज है 2.3 माइक्रोमीटर। तो प्लेटलेट्स जो होता है इसका जो आकार होता है ब्लड कॉर्पुसल्स का, इसका वो ओवल शेपेड होता है, अंडाकार होता है, और इसमें साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स पाया जाता है। इसका जो है सबसे प्रमुख विशेषता है, हाँ, इसका जो लाइफ स्पान होता है 13 से 20 दिन होता है। द लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स इज अबाउट 32 लाइफ स्पान की लाइफ स्पान तो 13 से 20 दिन याद रखना। इसका जो लाइफ स्पान नहीं लिखे, इसका जो लाइफ स्पान है थ्रोम्बोसाइट का 13 से 20 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का ठीक है लाइफ स्पान, इसके बारे में हम पता लगा के बता देंगे बाद में। तो 13 से 20 दिन जो होता है आपको, ये इसका लाइफ स्पान होता है ये प्लेटलेट्स का। जब हमारा शरीर का कोई भाग इंजर्ड हो जाता है तो ब्लीडिंग होता है, और जब ब्लीडिंग होता है तब थोड़ी देर में ब्लीडिंग बंद हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है ब्लड क्लॉटिंग का, कि उसके अंदर जो है प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड को थक्का बनने में मदद करता है। उसके अलावे उसमें जो है आपको थ्रोम्बिन जो है प्रोटीन होता है, वह भी जो है ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करता है। तो एक्सेस ब्लड ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है प्लेटलेट्स, यानी रक्त को थक्का बनने में प्लेटलेट्स जो है मदद करता है। तो इस चीज को जो है याद रखना है प्लेटलेट्स के बारे में। अब जो है आपको यदि आ जाएगा कि ब्लड सर्कुलेशन का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन के जो महत्व है अनेक प्रकार के हैं, जैसे जो हम कार्य आपको बताएं फंक्शन अलग अलग, सबको एक साथ लिख दीजिएगा तो वो जो है उसका एक तरह से फंक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए, ब्लड सर्कुलेशन होने से ही शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं शरीर के अंदर कोशिकाओं में। अब हार्मोन का सर्कुलेशन होना है, विटामिन का सर्कुलेशन होना है, तो ब्लड के द्वारा ही जो है एक भाग से दूसरे भाग में जो है पहुंचते हैं। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही किडनी में पहुंचाए जाते हैं। जो सभी पदार्थ होता है ब्लड में आता है विभिन्न कोशिकाओं से या ऊतकों से, तो ये उस सभी पदार्थ जो है किडनी में जा करके माने ज्यादातर जो है वो क्षमता है ब्लड के सहारे ही पहुंचता है, तो सभी पदार्थ सब जो है बाहर जो है निकलता है। तो हम लोग जान गए हैं कि अधिकतर उस सभी पदार्थ जो होता है ब्लड सर्कुलेशन द्वारा ही
जो है सर्दी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं और बाहर निकालने में मदद करता है उस सर्दियों में। दूसरा है कि ब्लड में जो आरबीसी है उसके चलते हमारे शरीर के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का हीमोग्लोबिन वह जो है आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस एक्सचेंज में भाग लेता है, यानी आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो तभी जो है ये ऑक्सीजन मैंने जो है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। और तीसरा है कि डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर का जो है क्या है, बॉडी गार्ड है, क्योंकि ये जो है शरीर के अंदर आए हुए जो रोगाणु है उसको खा जाता है। तो ये फैगोसाइटिक नेचर हो गया। जब निगल जाता है तो उसको हम फैगोसाइटिक बोलेंगे। निगलने को अंग्रेजी में इंगल बोला जाता है। तो जब कोई सूक्ष्म जीव को निगल जाता है आपका आरबीसी का घटक, तो उसको हम फैगोसाइटिक नेचर कहेंगे। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो फैगोसाइटिक नेचर का होता है। और ये हमारे शरीर में आए हुए जो रोगाणु अंदर जाता है, साथ में उसके साथ जो है उसको जो है मार देता है, उसके साथ स्ट्रगल करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। शरीर के अंदर जो है बहुत सारे जो है एंटीटॉक्सिन उत्पन्न होते हैं, ब्लड में आते हैं और वो बाहर जो है निकाल दिए जाते हैं। या कुछ ऐसे जो है एंटीबॉडी होता है जो रोगाणुओं से लड़ते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। अब है ब्लड प्लेटलेट्स, आपको पहले ही बताए हैं कि जब इंजरी होता है टिश्यू तो हमारे ब्लड फ्लोटिंग में ये मदद करता है। तो हम लोग जो है ब्लड के बारे में जान गए हैं। अब दूसरे दिन जो है कुछ दिन के बारे में बताना रह गया था, जो आज जो है नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।